हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। तो अभी आज आईबीपीएस पीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वैकेंसीज कितनी है इस बार, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब से आप कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो और बाकी जो भी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म है, आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1 अगस्त मीन्स आज से फॉर्म फिलअप होना इसका शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप करने का ये रहेगा आपका 21 अगस्त। तो आज से मीन्स 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2-3 दिन का वेट कर सकते हैं और 2-3 दिन के बाद आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि इसकी एग्जाम कब होने वाली है। तो दोस्तों ये आईबीपीएस पीओ मींस प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो बेसिकली इसमें 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इन तीनों के अलग अलग एग्जाम डेट्स होते हैं। पहले आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, उसमें पास होते हैं, फिर आप मेंस का एग्जाम देते हैं और फिर आपको उसके बाद इंटरव्यू का जब डेट होता है तो आप इंटरव्यू देते हो, है ना। तो उसकी डेट क्या है। तो सबसे पहले तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स आपका अक्टूबर में होने वाला है। अभी तक एग्जैक्टली डेट इन्होंने इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया है कि एग्जैक्टली कब होने वाली, बट अक्टूबर में आपके प्रीलिम्स एग्जाम होंगी। ठीक है। अच्छा, मेंस जो रहेगा आईबीपीएस पीओ मेंस ये आपका होने वाला है नवंबर में। मींस 1 महीने का गैप होगा प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में, अगर लगभग देखा जाए तो, है ना। 1 मंथ का आपका गैप है। अभी ये है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मींस अगर मैं आपको बोलूं तो 2 महीने पूरे के पूरे हैं। अभी पूरा का पूरा आपके पास अगस्त बचा हुआ है, देन आपके पास सितंबर बचा हुआ है और अक्टूबर में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो 2 महीने आप समझ के चलिए आपके पास है। और इसका जो मेंस मैंने बता दिया नवंबर में होगा। और आपका इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू जो है जनवरी फरवरी, यानी कि जनवरी या फरवरी में आपका इंटरव्यू, अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया है तो फिर आपका जनवरी या फरवरी में आपका इंटरव्यू होगा। एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा आपका अप्रैल 2025 में अप्रैल तक आपका प्रोविजनली मींस आप अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें बैंकिंग सेक्टर ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इतने ट्रांसपेरेंट एग्जाम होती हैं और इसमें बिल्कुल भी आपको डिले करने की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो कि A to Z उन्होंने सारी चीजें आपको बता दिया कि प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा और आपकी फाइनल ज्वाइनिंग कब हो जाएंगी। तो ये काफी आप बोल सकते हो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सबसे फास्ट प्रोसेस जो होता है आपका बैंकिंग का होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरे जी जान से लग करके इसका प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एक काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम आगे देखेंगे और बाकी सारी चीजें कि इसमें वैकेंसीज कितनी हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चलो, तो उसके पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि अभी जो वैकेंसीज आई थी इसमें कौन कौन से बैंक में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, कौन कौन से बैंक में आप पास होने के बाद कौन से बैंक में आप जा सकते हो। तो बेसिकली टोटल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी इसमें से किसी भी बैंक में आपका सिलेक्शन हो सकता है जिनकी वैकेंसीज आई हुई है। आगे हम देखेंगे वैकेंसीज कौन कौन सी बैंक ने रिलीज किया और किसकी अभी तक नहीं आई हुई है। तो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये टोटल 11 बैंक्स हैं जिसमें आपकी ज्वाइनिंग होंगी अगर आप फाइनली एग्जाम पूरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आप क्रैक कर जाते हो। तो इन सब में किसी ना किसी एक बैंक में आपकी ज्वाइनिंग होगी। नाउ एज की बात कर लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए, खास करके इस पीओ के एग्जाम में 1 अगस्त मींस आज 1 अगस्त 2024 तक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से 30, यानी कि मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 20 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स। ना तो 20 ईयर से आपकी एज कम होनी चाहिए और ना ही 30 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप इस रेंज में आते हैं
तो आप IBPS PO का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी एज इससे ज्यादा हो गई है और आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। अगर आप ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर है ना, तो इससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपको डिसेबिलिटीज है तो फिर उसके लिए आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 इयर्स है। एंड जो ऐसे पर्सन जो अफेक्टेड है 1984 के राइट्स में उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। तो अगर आपकी एज 30 इयर्स से ज्यादा हो गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन से, अगर आप इसमें किसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो? तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन, किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें मार्क्स का कोई भी लिमिटेशंस नहीं होते हैं कि आपके परसेंटेज 60% हुए, उससे ज्यादा है या उससे कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, आपने इंजीनियरिंग किया है या आपने किसी भी तरह से ग्रेजुएशन अगर आपने पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नाउ क्रेडिट हिस्ट्री, ये क्या चीज है? क्रेडिट हिस्ट्री दोस्तों, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तब तो ये सब चीजें देखा जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और आपने अपने नेम पे लोन लिया हुआ है और अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं, आपने लोन तो लेकर के रखा हुआ है बट आप अगर जो भी मंथली EMI वगैरह होते हैं अगर आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो सिविल स्कोर होगा वो काफी कम हो गया होगा। वैसे कंडीशन में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने लोन लिया हुआ है और आपने लोन पे कर दिया है और सिविल स्कोर आपका कम है फिर भी आप एलिजिबल है, फिर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास आप लोन ले रहे हो अपने नेम पे, आपकी बात हो रही है, आपके पेरेंट्स की बात नहीं हो रही, अगर आपका सिविल स्कोर कम है वैसे कंडीशन में आप लोन नहीं पे कर पाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पे कर दिया हुआ है और फिर भी सिविल स्कोर कम है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहां पे आगे जा सकते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे फीस की बात कर लूं कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय फीस क्या रहेगा, तो जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं SC से, ST से या PWBD, तो वैसे कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज फीस है। और जो कैंडिडेट इनको छोड़ करके जो भी कैटेगरी होगा, जैसे अगर आप OBC से बिलोंग करते हो या आप जनरल ओपन किसी भी कैटेगरी से, तो फिर आपके लिए जो फीस रहेगा वो 850 रुपीज आपको फीस पे करना होगा। नाउ दोस्तों एग्जाम कैसे होता है, मींस IBPS PO का एग्जाम किस तरीके से होगा, इसमें कितने फेज होते हैं? तो फेज तो मैंने बता दिया बेसिकली कि जब आप एग्जाम देते हो IBPS PO का तो इसमें बेसिकली 3 फेज होंगे। पहला जो फेज होगा आपका ये होता है आपका प्रीलिमिनरी जब आप एग्जाम पास कर जाते हो तो फिर आपका होता है मेंस, और मेंस में पास होने के बाद आपका होगा इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों प्रीलिम्स जो रहता है प्रीलिमिनरी, तो प्रीलिमिनरी में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी तो ये उसके बारे में है कि बेसिकली प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ्स हुआ, और फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी होता है। बैंकिंग के एग्जाम में एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइमिंग होता है। सेक्शन वाइज टाइमिंग मींस आपको फिक्स है, सेक्शन में आपको टाइम फिक्स कर दिया गया है कि उतने ही टाइम तक आप उस सेक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जैसे ही टाइम आपका उसके बाहर जाएगा आप दूसरी सेक्शन में ऑटोमेटिकली स्विच कर जाओगे। तो यहाँ पे जो टाइमिंग दिया है आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स का टाइम होता है, मैथ्स के लिए 20 मिनट्स का टाइम होता है, और रीजनिंग के लिए आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होता है। एंड IBPS PO का एग्जाम आप 2 लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी लैंग्वेज या तो इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है इसका जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन बाकी मैथ्स या रीजनिंग के लिए इंग्लिश एंड हिंदी आप ये दोनों मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं मेंस की। प्रीलिम्स के बाद मेंस का क्या रहता है, तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न होता है, मेंस में भी आपका सेक्शन वाइज टाइमिंग होता है। अब यहाँ पे जैसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बेसिकली ये मैथ्स होता है।
लेकिन मेंस का जो पेपर होता है टोटली इसके ऊपर बेस्ड होता है, जहां पे डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके क्वेश्चंस रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस होते हैं, जीके जनरल अवेयरनेस आप इसको बोल सकते हैं 45, इंग्लिश से 35 क्वेश्चन होते हैं और डीआई से आपका 35 क्वेश्चन होता है। मार्क्स भी आपको गिवन है यहाँ पे कि कितने क्वेश्चन मींस टोटल मार्क्स कितने होते हैं, और सेक्शन वाइज टाइमिंग भी आपको यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पेपर जो रहता है आपका 3 आवर्स का होता है। लेकिन ये जितने भी पेपर्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक पेपर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जहां पे लेटर राइटिंग एंड एस्से, ये दो चीजें होती है। एक तो लेटर राइटिंग होगा, लेटर लिखना होता है, और दूसरा एस्से होता है। तो दोनों से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 25 मार्क्स के लिए होता है, इंग्लिश में ही रहता है, और ये कंप्यूटर पे ही टाइप करना होता है जो कि 30 मिनट का है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है आपका, ये डेटा एंट्री टेस्ट नहीं हो रहा है ना। तो सफिशिएंट टाइम है, 30 मिनट्स का टाइम होता है, जहां पे आपको ये लेटर एंड एस्से आपको वहां पे लिखना होता है। नॉर्मल भी आपकी स्पीड है तो आराम से आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेंगे कि इसका जो कट ऑफ होता है वो कैसे होता है। तो कट ऑफ जो आपका ये बनेगा, जो सिलेक्शन होता है आईबीपीएस पीओ में, प्रीलिम्स जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मींस प्रीलिम्स में जो आप स्कोर करोगे फाइनल मेरिट में वो ऐड नहीं किया जाएगा। मेंस का जो स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनता है, यानी कि जो मेरिट आपका बनेगा उसमें मेंस में जो आपने स्कोर किया और इंटरव्यू में जो आपने स्कोर किया होगा, लाइक मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट बनता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, marks obtained in the online main examination only will be considered for short listing for interview and also for final merit listing, है ना। यानी कि मेरिट लिस्ट के लिए आपको इस मेंस का एग्जाम कंसीडर किया जाएगा, प्रीलिम्स का एग्जाम कंसीडर नहीं किया जाएगा। लाइक प्रीलिम्स में जो भी आपने स्कोर किया होगा बस वो क्वालिफाइंग है, पास करोगे तभी आगे जाओगे, बट सिलेक्शन के लिए मेंस चाहिए। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है इस बार की, कितनी वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी जो इस बार है ये है 4455 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें आप देख सकते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई भी वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, इनकी तरफ से कोई वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, इंडियन बैंक ने भी अभी तक कोई वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया है, यूको बैंक की तरफ से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं और ना ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2, 4 और 5 बैंक ऐसे हैं जो अभी तक इन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, और बाकी बैंक का मिलाकर के इतना, तो प्रोबेबली वैकेंसीज और भी आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है, लाइक इससे भी आगे वैकेंसीज, क्योंकि इन सब बैंक का अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में। जब ये लोग अगर और भी वैकेंसीज के बारे में बताते हैं कि उन्हें इतनी रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि वैकेंसीज आपकी फिर से बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपके आईबीपीएस पीओ के बारे में। आशा करता हूं कि ये जितने इन्फॉर्मेशंस बताएं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसका फॉर्म डेफिनेटली फिल करें। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।